प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT कक्षा 12 अध्याय 13 को डिटेल से पढ़ेंगे। और हमारे चैप्टर का नेम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। राष्ट्रवाद के इतिहास में प्रायः एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए हम इटली के निर्माण के साथ गैरिबाल्डी को, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के साथ जॉर्ज वॉशिंगटन को और वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति करने के संघर्ष से हो ची मिन्ह को जोड़कर देखते हैं। इसी तरह महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता माना गया है। अमेरिका के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन को और इटली के लिए गैरिबाल्डी को और वियतनाम के लिए जैसे हो ची मिन्ह को देखा गया है, वैसे ही महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता माना जाता है। चूँकि गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित है, अतः उन्हें दिया गया उपयुक्त विश्लेषण गलत नहीं है। हालांकि वाशिंगटन अथवा हो ची मिन्ह की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन वृत्त उस समाज ने ही संवारा और नियंत्रित किया जिस समाज में वे रहते थे। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों न हो, वह न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। इस अध्याय में 1915 से 1948 के महत्वपूर्ण काल के दौरान महात्मा गांधी में गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। यह भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्कों और उनके द्वारा प्रेरित तथा नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्षों का छानबीन करता है। यह अध्याय विद्यार्थी के समक्ष उन अलग अलग प्रकार के स्रोतों को भी रखता है जिनका इस्तेमाल इतिहासकार एक नेता के जीवन वृत्त तथा वह जिन सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा रहा है के पुनर्निर्माण में करते हैं। मार्च 1930 में नमक यात्रा शुरू करने से पूर्व साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम के निकट समर्थकों से बात करते गांधी स्वयं के उद्घोषणाकर्ता एक नेता मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में दो दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आए। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। जैसा कि इतिहासकार चंदन देवने से ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातीय और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। यहाँ पे महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातीय और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वे वहाँ से गए थे तब के समय से अपेक्षाकृत भिन्न था। यद्यपि यह अभी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थीं, 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। इस आंदोलन के कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय
हैं। ये तीनों लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं थे। इन तीनों का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र का सूचना देता था, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों का एक समूह था जो एक क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। उन उदारवादियों ने गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी फरवरी 1908 में उनका क्षेत्र है। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत का यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि और उसके लोगों को जान सके। उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे, जिनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में महात्मा गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे। उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। जब गांधी जी को बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने वहां धनी व सजे सवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रितों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दें। वे कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से हो सकती है। ना तो वकील, ना डॉक्टर और ना ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का द्योतक था। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर से सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना, जो भारतीय जनसंख्या के अधिसंख्य हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहाँ श्रोताओं में अनुपस्थित थे। कराची में महात्मा गांधी 1916। एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था, अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता था। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। 1915 से पूर्व भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में और जानकारी इकट्ठी कीजिए व पता लगाइए कि क्या महात्मा गांधी की टिप्पणियां न्याय संगत हैं। उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। असहयोग की शुरुआत और अंत। 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपने पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में बीता। अगले वर्ष
अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वाले के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ़ करने की मांग की। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी का एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। इसी तरह ये सभी स्थानिक संघर्ष थे। इसके बाद 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। 1914 से 18 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहां के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और अब अपना सेवा के बदले में इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया। स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई तथा अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर ही पहुंच गई, जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। तब जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए। इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए। रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी। जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे, उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय न जाएं तथा कर न चुकाएं। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त कर लेगा। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिए, जो हाल ही में तुर्की के शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामाबाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की निम्नलिखित मांगें थी। पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जजीरात उल अरब, सीरिया, इराक और फ़िलिस्तीन। जजीरात उल अरब, सीरिया, इराक, फ़िलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बना सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी। गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इस आंदोलन ने निश्चित ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और ये चीज़ें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी।
विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। उत्तरी आंचल की पहाड़ी जनजातियों ने वन कानूनों की अवहेलना कर दी। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामना ढोने से मना कर दिया। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। इन विरोध आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की तथा औपनिवेशिक शासन के साथ और सहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कार्यवाही की। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवन लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्यवाही से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह का उत्तेजना को निहत्थे एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। और सहयोग आंदोलन 1922 विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उन्हें आग में जलाया जा सके। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सज़ा सुनाते हुए समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज ने टिप्पणी की कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि से आप में एक महान देशभक्त और नेता है। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। चूँकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस अन्याय पीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल की सज़ा सुनाना जाना आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सज़ा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ, तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं होगा। जन नेता 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वायदे को उन्होंने पूरा किया। अब यह व्यावसायिकों व बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था। अब हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्हें अपना महात्मा कहने लगे। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी ही तरह के वस्त्र पहनते थे, उनकी ही तरह रहते थे और उनकी ही भाषा बोलते थे। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जनसमूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वे उनसे सहानुभूति रखते तथा उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे।
चरखे के साथ महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक स्थानीय पहचान बन गए। 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। उनका यह नया एक रूप तपस्या और संयम का प्रतीक भी बना, और ये ऐसी विशेषताएं थीं जिनका गांधी जी आधुनिक विश्व की उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति उत्तर में गुणगान करते थे। यहाँ पे दिखाया गया है गांधी जी को। सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिम शैली के सूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वहीं गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे। इस बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने में बिताते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। चरखा। महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीन ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया था के घोर आलोचक थे। उन्होंने चरखा को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत महिमा मंडित नहीं किया जाएगा। इससे भी अधिक चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता था तथा उन्हें स्वावलंबी बना सकता था। मेरी आपत्ति मशीन के प्रति सनक से है। यह सनक श्रम बचाने वाली मशीनरी के लिए है। ये तब तक श्रम बचाते रहेंगे जब तक कि हजारों लोग बिना काम के और भूखे से मरने के लिए सड़कों पर ना फेंक दिए जाए। मैं मानव समुदाय के किसी एक हिस्से के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए समय और श्रम बचाना चाहता हूँ। मैं धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं बल्कि सभी के हाथों में देना चाहूँगा। यंग इंडिया 13 नवंबर 1924 में ये बातें महात्मा गांधी जी ने कही थी। खद्दर मशीन को नष्ट नहीं करना चाहता बल्कि यह उसके प्रयोग को नियमित करता है और इसके विकास को नियंत्रित करता है। यह मशीनरी का प्रयोग सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए उनकी अपनी झोपड़ियों में करता है। पहिया अपने आप में ही मशीनरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। इतिहासकार शाहिद अमीन ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्ट और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी की जो कल्पना थी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की है। फरवरी 1921 में जब वे इस क्षेत्र में गुजर रहे थे तो हर जगह भीड़ ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल होता था उस पर गोरखपुर एक हिंदी समाचार पत्र ने यह रिपोर्ट लिखी है। भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और इसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। नूनखार, देवरिया, गौरी बाजार, चौरी चौरा और कुसुमही स्टेशनों पर 15 से 20 हजार से कम लोग नहीं थे। महात्मा जी कुसुमही के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद इस स्टेशन पर 10,000 से कम लोग नहीं थे। प्रेम में अभिभूत होकर कुछ लोग रोते हुए देखे गए। देवरिया में लोग गांधी जी को भेली दान देना चाहते थे किंतु इसे उन्होंने उनसे गोरखपुर में दान देने को कहा, लेकिन चौरी चौरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया। इसके बाद यह क्रम रुका नहीं, एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपयों और सिक्कों की बारिश होने लगी। यह दृश्य था गोरखपुर के स्टेशन के बाहर। महात्मा एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए और लोगों ने कुछ मिनटों के लिए उनके दर्शन कर लिए। गांधी जी जहाँ भी गए वहीं उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गई। कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफ़ों में सुधार के लिए भेजा गया तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है। कुछ अन्य स्थानों पर यह दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है और यह कि उनके आने से औपनिवेशिक शासक
जिले में से भाग जाएंगे। गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम के बाद बताती कहानियां भी थी। इस तरह की अफवाहें फैली कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए अथवा उनकी फसल चौपट हो गई। चमत्कारिक व अविश्वसनीय। संयुक्त प्रांत के स्थानीय समाचार पत्रों में उस समय फैली गई अफवाहें दर्ज हैं। ये अफवाहें थी कि जिस किसी भी व्यक्ति ने महात्मा की शक्ति को परखना चाहा, उसे अचंभा हुआ। बस्ती गांव के सिकंदर साहू ने 15 फरवरी को कहा कि वह महात्मा जी में तब विश्वास। आजमगढ़ के एक किसान ने कहा कि वह महात्मा जी की प्रामाणिकता में तब विश्वास करेगा जब उसके खेत में लगाए गए गेहूँ तिल में बदल जाए। अगले दिन उस खेत का सारा गेहूँ तिल बन गया। गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात गांधी जी भारतीय किसान के लिए एक उदाहरण के समान थे, जो उनकी ऊंची करों और दंडात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले थे। गरीबों, विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की अपील को उनकी सात्विक जीवन शैली और उनके द्वारा धोती तथा चरखा जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत बल मिला। जाति से महात्मा गांधी एक व्यापारी व पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव की वजह से वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे तथा बदले में वे लोग गांधी जी से समानुभूति रखते थे। जहां अधिकांश अन्य राजनीतिक उन्हें कृपा की दृष्टि से देखते थे, वही ये न केवल उनके जैसा दिखने बल्कि उन्हें अच्छी तरह समझने और उनके जीवन के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए सामने आते थे। ऐसी अफवाहें थी कि महात्मा गांधी का विरोध करने वाले लोग निरपवाद रूप से किसी न किसी त्रासदी का शिकार हुए थे। नंबर 1 में देख सकते हैं, गोरखपुर से एक सज्जन ने चरखा चलाए जाने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया, उनके घर में आग लग गई। नंबर 2 में देख सकते हैं, अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। जुआ खेल रहे समूह में से एक ने रुकने से मना कर दिया और गांधी जी को अपशब्द कहा। अगले दिन उसकी बकरी को उसके ही 4 कुत्तों ने काट खाया। गोरखपुर के एक गांव में किसानों ने शराब पीना छोड़ने का निश्चय किया। एक व्यक्ति अपने निश्चय पर कायम नहीं रहा। जब वह शराब की दुकान की तलाश में जा रहा था तो उसके रास्ते में रोड़ों की बारिश होने लगी। ज्यों ही उसने गांधी जी का नाम लिया, रोड़ों को बारिश बंद हो गई। आपने अध्याय 11 में अफवाहों के बारे में पढ़ा और देखा कि अफवाहों का प्रसार एक समय के विश्वास के ढांचों के बारे में बताता है। यह बताता है उन लोगों के मन मस्तिष्क के बारे में जो इन अफवाहों में विश्वास करते हैं और उन परिस्थितियों के बारे में जो इन विश्वासों को संभव बनाती है। आपके अनुसार गांधी जी के विषय में अफवाहों से क्या पता चलता है? महात्मा गांधी का जन अनुरोध निसंदेह कपट से मुक्त था और भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्वोदाहरण के यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के आधार को और व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानीपूर्वक किया गया संगठन था। महात्मा गांधी का जन अनुरोध निसंदेह कपट से मुक्त था और भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्वोदाहरण के यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के आधार को और व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानीपूर्वक किया गया संगठन था। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गई। राजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों को अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया।
इसी प्रकार कांग्रेस की प्रांतीय समितियां ब्रिटिश भारत की पितृ सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्रों पर आधारित थी। इन अलग अलग तरीकों से राष्ट्रवाद देश के सुदूर हिस्सों तक फैल गया और अब इसमें वे सामाजिक वर्ग भी शामिल हो गए जो अभी तक इससे अछूते थे। अब तक कांग्रेस के समर्थकों में कुछ बहुत ही समृद्ध व्यापारी और उद्योगपति शामिल हो गए थे। भारतीय उद्यमियों ने यह बात जल्दी ही समझ ली कि उनके अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज जो लाभ पा रहे हैं, स्वतंत्र भारत में ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। J.D. बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया। इस प्रकार गांधी जी के प्रशंसकों में गरीब किसान और धनी उद्योगपति दोनों ही थे। हालांकि किसानों द्वारा गांधी जी का अनुकरण करने के कारण उद्योगपतियों के कारण कुछ भिन्न और संभवतः परस्पर विरोधी थे। हालांकि महात्मा गांधी की स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक अनेक अनुयायियों पर निर्भर करता था। 1917 और 1922 के बीच भारतीयों के लिए बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। इनमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, J.B. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और सी राजगोपालाचारी शामिल थे। गांधी जी की घनिष्ठ सहयोगी विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ ही भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं से आए थे। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट मैं जल्द प्रोवाइड करूँगी और आप लोगों का ये लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।